मोअज़्ज़ज़ तलबा, आज का क्लास है जाइलम। जाइलम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये किन तरह के सेल से मिलकर बना है और ये उनकी लोकेलिटी प्लांट सेल के अंदर कहाँ कहाँ ये मौजूद होता है। तो सबसे पहले इट इज़ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इसके कम्बिनेशन से जाइलम टिश्यू बन पाता है और साथ में ये परमानेंट भी है। परमानेंट का मतलब ये है कि ये डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, ये स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं और अब इसके अंदर मज़ीद डिवीजन की एबिलिटी बाकी नहीं रही है, तो ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसके साथ इसको कंपाउंड टिश्यू भी कहा जाता है। ये कंपाउंड टिश्यू इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सेल्स को अगर देखा जाए तो उनके सेल्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हामिल होते हैं। कोई एक सेल एक जैसा होता है तो दूसरा सेल की शेप और मॉर्फोलॉजी कुछ और होती है, तो इसलिए उनको कंपाउंड टिश्यू भी कहा जाता है। It is a permanent tissue. Cells formed by meristematic tissue take up a specific role and lost the ability to divide. अब ये permanent tissue कौन से tissue होते हैं जो कि meristematic cell के division के नतीजे में ये बन पाते हैं, लेकिन जो ही ये maturity को पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर आप फिर मज़ीद डिवीजन की एबिलिटी बाकी नहीं रहती, तो वो सेल कि जो मेच्योरिटी को पहुंच पाए और फिर इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद ना हो तो उसको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो बिल्कुल ये जो जाइलम के टिश्यू हैं, जाइलम के टिश्यू भी इस तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं कि जब वो मेच्योरिटी को पहुंच पाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हमने एक डिफरेंट शेप के हामिल होना है, हमने एक ख़ास मॉर्फोलॉजी के तहत इकट्ठे होना है और हमने एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे जाइलम के का काम है वाटर की कंडक्शन, तो ये जो सेल है ये इसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती, तो वो सेल जिसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी बरकरार ना हो और वो मेच्योरिटी को पहुंच पाते हैं तो उसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये डिफ्रेंशिएशन के नतीजे में वजूद में आते हैं, जो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। कि वो सेल, वो मैकेनिज्म, वो तरीक़ेकार कि जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा डिवीजन के नतीजे में एक ऐसी सेल बना पाते हैं कि जब वो मेच्योरिटी को पहुंच पाते हैं तो अब उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं रहती और साथ में ये एक ख़ास शेप इख्तियार कर लेते हैं, एक ख़ास साइज़ इख्तियार कर लेते हैं और साथ में क्या करते हैं कि वो एक ख़ास फंक्शन के हामिल हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है डिफ्रेंशिएशन। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये दो सेल में डिवाइड होता है। तो ये दो सेलों में जब डिवाइड होता है तो पहले जिससे ये इनिशिएट हो चुके हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये जो दो सेल बन गए इसको डेरिवेटिव सेल कहा जाता है। ये डेरिवेटिव सेल क्या करता है, एक मखसूस शक्ल इख्तियार करता है, मखसूस साइज इख्तियार करता है और मखसूस फंक्शन के हामिल हो जाते हैं, तो इसको फिर कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कि जब एक सेल जो कि पहले उसके इनिशिएटिव जो थे वो डिवीजन के हामिल थे और जो डेरिवेटिव सेल्स हैं उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं है तो इसको कहा जाएगा परमानेंट टिश्यू। Cells of meristematic tissue differentiate to form different type of permanent tissue। ये जितने भी permanent tissue हैं ये meristematic tissue से डिवीजन के नतीजे में बन पाते हैं और फिर जब ये डेरिवेटिव सेल्स होते हैं, ये परमानेंट सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर फिर डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती। What are the meaning of xylem? xylem का मीनिंग क्या है? ये ग्रीक जबान के वर्ड से निकला है जिसका मतलब है वुड यानी लकड़ी। Now what are the definition of xylem? These tissues transport water and dissolve salt from roots to all part of the plant body। इनका फंक्शन जो है, मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन यही है कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के अंदर सॉल्ट्स हैं, सॉइल के अंदर वाटर हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, ये जाइलम टिश्यू का काम है। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर वाटर हैं और साथ में डिज़ोल्व न्यूट्रंट्स हैं, डिज़ोल्व साल्ट्स हैं इन वाटर के अंदर। तो यहाँ रूट्स के जो टिप्स होते हैं उधर रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जिनका काम एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो पहले ये रूट हेयर्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाइलम के जो जाइलम रूट्स के जो जाइलम है फिर उसमें पानी चले आते हैं, फिर स्टेम के जाइलम में, फिर लीफ और पेट्यूल के जाइलम में, और इसी तरह जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स है उस तक पानी पहुंच जाती हैं। और जो मोस्टली ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हैं तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें वाटर एक रिएक्टेंट्स के तौर पर काम करता है। तो वो रिएक्टेंट्स अगर ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए होती है तो वो भी पहुंचाने का काम जाइलम ही करा रहा होता है। जाइलम की डेफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं, xylem is a type of vascular tissue in plants that plays an important role in transporting water, nutrients and minerals from roots to the leaf। xylem एक वास्कुलर टिश्यू है जिसका काम है कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करे रूट से जो अदर पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हैं, जैसे स्टेम है, जैसे फ्लावर्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं वगैरह, तो उस तक पानी की रसाई का काम जाइलम करा रहा है। तो आप पेपर के अंदर इस तरह का डेफिनेशन लिख सकते हैं, या अगर ये आपको गरा लगे तो आप इस तरह के डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द जाइलम इज ए वास्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। जाइलम एक वास्कुलर टिश्यू है जिसका काम ये है कि बॉडी के तमाम पार्ट जो कि प्लांट्स के तमाम पार्ट्स हैं उस तक पानी उस तक पहुंचाया जाए, उस तक पानी की रसाई हो, इसको जाइलम कहा जाता है। अभी वास्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है, मैंने इन तमाम डेफिनेशंस के अंदर वास्कुलर टिश्यू का जिक्र किया है। तो वास्कुलर टिश्यू कलेक्टिवली जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वास्कुलर टिश्यू कहा जाता है, और जिस प्लांट्स के अंदर ये वास्कुलर टिश्यू हो तो उसको वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े प्लांट्स हो, श्रब्स हो, ट्रीज हो, जैसे एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, कॉनिफर्स है वगैरह वगैरह। तो इन तमाम प्लांट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू मौजूद हैं। तो इस वास्कुलर टिश्यू की मौजूदगी की वजह से इसको वास्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं यानी उसकी शक्ल मखसूस हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी मखसूस हैं, एक ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाइड हो चुके हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन हो चुकी हैं, और अब ये सेल के अंदर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनको कंडक्शन कहा जाता है, यानी चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह तक रसाई। तो ये सेल स्पेशलाइज्ड हैं, ये सेल डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं कि मैंने प्लांट्स के तमाम बॉडी पार्ट्स तक जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसको पहुंचाने का काम मैंने सरंजाम देना है। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो अगर वास्कुलर टिश्यू के सेल्स आप देखेंगे तो वो आपको एक ख़ास शक्ल के सेल्स नज़र आएंगे, वो आपको एक ख़ास फंक्शन से रिलेटेड सेल्स आपको नज़र आएंगे। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विच ट्रांसपोर्ट वाटर, कहीं पर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करा रहा होगा जैसे जाइलम है, और कहीं पर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करा रहा होगा जैसे प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू मौजूद है। एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट, जो मिनरल्स डिजॉल्व फॉर्म में हो वाटर के अंदर तो वो भी साथ साथ में जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करता है। वास्कुलर प्लांट्स हैव जाइलम, जाहिरी बात है जो वास्कुलर प्लांट्स होंगे तो उसके अंदर जाइलम मौजूद होगा, इसके साथ साथ फ्लोएम भी वास्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद होगा। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ जाइलम, जाइलम के वर्ड का मतलब क्या है। तो जाइलम का जो वर्ड है ये ग्रीक जबान के लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है वुड यानी लकड़ी। 1858 के अंदर कार्ल नगेली ने उसको दरियाफ्त किया था, उसको इन्वेंट किया था। जाइलम प्ले अ सपोर्टिंग रोल टू द टिश्यू एंड आर्गन, ये एक सपोर्टिंग रोल भी प्रोवाइड करता है, यानी जो टिश्यू होते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं उसको मजबूती भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका जो सिलवाल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका होता है और इस थिकनेस की वजह से उसके ल्यूमन
छोटा सा हो जाता है और उसकी मजबूती में इजाफा होता है। साथ में उसके अंदर लिग्निन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है वो भी मौजूद होता है। तो इसकी मौजूदगी की वजह से ये एक थिक टिश्यू बनाता है जिसको जाइलम कहा जाता है, और यही जाइलम एज ए सपोर्टिंग रोल के तौर पर टिश्यू और प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होता है। शो रेजिस्टेंस टू डीफॉर्मेशन, ये डीफॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं कि कहीं जो सेल का ओरिजिनल शेप है वो कहीं डिफॉर्म ना हो जाए और उसका शेप बरकरार रह जाए। तो उसमें भी जो सेल है, जो जाइलम है, उस ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस शो करता है कि डिफॉर्मेशन कहीं पर वाक़या ना हो जाए। सेकेंडरी जाइलम और जो फ्लोएम है ये डिफरेंशिएशन के नतीजे में वजूद में आने लगते हैं। यानी जो प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी जाइलम है तो मोस्टली जाहिर बात है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तकसीम के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो जो प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी जाइलम है ये हमेशा के लिए जिंदा सेल्स होंगे, लेकिन मोस्टली हम तो बात करते हैं कि जो जाइलम है ये एक डेड टिश्यू है। तो ये बाद में जब डिफरेंशिएट कर जाते हैं और इसके ऊपर लिग्निन और पॉलीसेकेराइड डिफरेंट चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है तो ये मुर्दा हो जाते हैं। जैसे सेलुलोज बहुत ज़्यादा आते हैं, हीमीसेलुलोज आता है, पेक्टिन आता है, तो इन तमाम चीज़ों की डिपोजिशन उधर हो जाती है और इस डिपोजिशन के नतीजे में जो सेकेंडरी फ्लोएम है, जो सेकेंडरी जाइलम है, वो मोस्टली जो सेकेंडरी जाइलम है वो क्या है, मुर्दा है, और फ्लोएम मोस्टली लिविंग होता है। तो ये डिफरेंशिएशन के नतीजे में ये मुर्दा हो जाते हैं। एंड डिवीजन ऑफ सेल्स इन वास्कुलर कैम्बियम, जो वास्कुलर कैम्बियम है ये उसके अंदर उसके जो सेल्स हैं इसके अंदर डिवीजन होता है और साथ में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके तकसीम होने के नतीजे में जो सेकेंडरी जाइलम है ये वजूद में आने लग जाता है। अब ये वास्कुलर कैम्बियम क्या है, ये एक टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जिनका काम है वास्कुलर प्रोड्यूसिंग न्यू वास्कुलर टिश्यू। जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं जैसे जाइलम है, जैसे फ्लोएम है, तो उसकी फॉर्मेशन में जो वास्कुलर कैम्बियम है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ को कॉज करता है क्योंकि एक प्राइमरी ग्रोथ होता है और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट्स का विथ वाइज इंक्रीज कर जाना, और एक प्राइमरी ग्रोथ होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये है कि लेंथ वाइज प्लांट्स का इंक्रीज कर जाना। जैसे लेंथ में इंक्रीज आती है तो इसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है, और विथ वाइज इस तरह डायमीटर में इजाफा होना इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो अब ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है, यानी प्लांट्स के डायमीटर में इजाफा करता है, प्लांट को विथ वाइज में इजाफा करता है, उसकी बढ़ोतरी विथ वाइज होती है, डायमीटर में इजाफा होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। और इस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है वास्कुलर कैम्बियम। इसके साथ ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये थिन लेयर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। मोस्टली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं तो वो अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी उनकी एक ख़ास शक्ल नहीं होती, मॉर्फोलॉजी नहीं होती, ख़ास फंक्शन नहीं होता, बस हर वक्त तकसीम होते रहते हैं, तो इसलिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो मोस्टली अगर हम देखें वास्कुलर कैम्बियम को तो ये भी अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल होते हैं, लेकिन ये थिन लेयर होता है। मिसाल के तौर पर ये अगर वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं तो इसी तरह एक थिन लेयर ये बनाता है और इसको कहा जाता है वास्कुलर कैम्बियम। और ये वास्कुलर कैम्बियम किस तरह होते हैं, उसके अंदर तकसीम होने की एबिलिटी मौजूद होती है। ये प्राइमरी जो जाइलम है और फ्लोएम टिश्यू है जो स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, यानी जो प्राइमरी जाइलम है और फ्लोएम है उनके बीच बीच में वास्कुलर कैम्बियम मौजूद होता है। और इस वास्कुलर कैम्बियम का मकसद ये होता है कि जो जो प्लांट्स इंक्रीज कर जाएगा विथ वाइज या लेंथ वाइज, तो जाहिरी बात है मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है जिनकी साइज पहले इतना सा था,
अब ये इंक्रीज कर जाता है, मिसाल के तौर अब उनका साइज इतना सा हो गया, यहाँ तक उसने इतना ग्रोथ कर ली, तो जाहिर बात है कि यहाँ जो प्लांट टिश्यू होंगे यहाँ, तो यहाँ वाटर की भी ज़रूरत होगी, मिनरल्स की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कौन इन चीज़ों को पहुँचाएगा? यहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम को, सेकेंडरी फ्लोएम को यहाँ पर बना लेगा और वो मजबूत होता जाएगा, और इसी तरीके से जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के उस तक वाटर और मिनरल्स की रसाई वो यकीनी हो जाएगी। तो ये कहाँ मौजूद है? प्राइमरी जाइलम और जो फ्लोएम है कहाँ कहाँ? स्टेम और रूट्स के अंदर। तो ये प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में वास्कुलर कैम्बियम एक थिन लेयर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मोस ऑफ सेल मौजूद होता है, और इनका काम ये होता है कि वो डिवाइड हो और इसके डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट मॉस ऑफ सेल्स एड हो। लेकिन वो सेल्स कैसे हो? वो वास्कुलर टिश्यू हो, यानी वास्कुलर सेल्स हो जिनका काम मखसूस हो, जिनका शक्ल मखसूस हो, अपने काम के साथ कंसर्न हो और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा हो। तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल होंगे। तो ये लेटरल मेरिस्टम को कॉज करेगा, यानी ये प्रोड्यूस करेगा न्यू टिश्यूज को साइड वेज हो, यानी साइड वाइज। जो मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, तो इसी तरह इसके साइड में यहाँ पर इस तरह के टिश्यू बनेंगे, और इसके टिश्यू जो बनेंगे तो वो इसका ग्रोथ डायमीटर में इजाफा होगा, इस तरफ भी डायमीटर में इजाफा होगा, और इसी तरीके से जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कॉज होगा। तो हम कहते हैं कि ये न्यू टिश्यू बनाएगा, लेकिन वो टिश्यू वास्कुलर टिश्यू ही होंगे और वो साइड वाइज यहाँ पर एड होंगे, और इसके नतीजे में सेकेंडरी ग्रोथ काज होगा। और ये सेकेंडरी ग्रोथ किसके नतीजे में? जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, इसके नतीजे में ये सेकेंडरी ग्रोथ काज होगा। इसके साथ इंक्रीज करेगा प्लांट के डायमीटर को। जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो जाइलम होते हैं मोस्टली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनका काम ये होता है कि वो अपवर्ड वाटर मूवमेंट को यकीनी बना सके, यानी जो रूट्स हैं प्लांट्स के वो ज़मीन के साथ कनेक्शन रखते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो डिजोल्व आइंस हैं, जो वाटर और इसी के साथ न्यूट्रंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उधर मौजूद हैं, तो वो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, और फिर इसी तरीके से जाइलम के नतीजे में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ये पहुंच पाएंगे। तो इसी तरीके से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। Due to the lateral meristem, xylem is the most essential and abundant raw material in the wood. अगर हम देखें तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है जो कि साइड वाइज मौजूद होता है, तो इस लेटरल मेरिस्टम की मौजूदगी की वजह से वुड को देखें तो वुड में मोस्टली आपको जाइलम ही नजर आएगा। तो यानी जाइलम इज abundant raw material in the wood। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने ज़रूर याद रखना है कि जाइलम के अंदर मोस्टली जो वुड है उसमें कौन सी कंपोनेंट ज़्यादा है, जाइलम ज़्यादा है, फ्लोएम ज़्यादा है, कॉर्टेक्स ज़्यादा है, या और चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ये आपने ये जाइलम को याद रखना है कि वुड के अंदर जाइलम बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसके साथ ये वुड, अब ये वुड क्या है? ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है, जाहिर बात है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी। तो ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रॉ मटेरियल है, फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम से ये वजूद में आता है। सेकेंडरी जाइलम जब बहुत ज़्यादा एड होता जाता है तो इसके नतीजे में वुड की फॉर्मेशन होती है, जो मोस्टली सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। जो ही आप वुड को देखेंगे तो ये इसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा मौजूद होगा, हीमी सेलुलोज भी बहुत ज़्यादा मौजूद होगा, और साथ में इसके अंदर लिग्निन भी मौजूद होगी।
तीनों कंपोजिशंस, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स मोस्टली आपको वुड के अंदर नजर आएंगे। और ये वुड कौन बनाएगा? ये सेकेंडरी जाइलम वुड की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर दूसरे सिनेरियो से देखें तो वुड के अंदर आपको जाइलम की टिश्यू बहुत ज़्यादा नज़र आएगी और इसके अंदर आपको जो कंपोनेंट्स नज़र आएंगे वो सेलुलोज होंगे, हीमी सेलुलोज होंगे और साथ में लिग्निन भी उधर मौजूद होगा। Xylem is dead with hollow cells which consist of only cell wall। ये dead हो चुके होते हैं, hollow होते हैं, यानी इसी तरह बीच में ये खाली होते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये सेल वॉल है और ये भी सेल वॉल है, तो बीच में ये बिल्कुल खाली होते हैं, hollow होते हैं और ये only सेल वॉल पर ये मुश्तमिल होता है। यानी यहाँ पर आपको ना दूसरे ऑर्गेनेल्स नजर आएंगे, न आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म नजर आएंगे, न यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट और दूसरे जो ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपको इन बीच में नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पर मुश्तमिल होते हैं। Xylem is also called as water conducting cells। इसको वाटर कंडक्टिंग सेल्स भी कहा जाता है, जो कि मुर्दा होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पर मुश्तमिल होते हैं। उनका काम होता है कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करें, तो therefore it is also called water conducting cells, which is only specified for the transduction of water, which is only specified to transport water from roots to rich body part of plants। तो ये जो है इसको वाटर कंडक्टिंग सेल्स भी कहा जाता है और ये मुर्दा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पर ही मुश्तमिल होते हैं, बीच में ये हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये इनका बहुत मखसूस काम है कि रूट से चीज़ों को जज़ब करें, जिससे वाटर हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आयंस हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि सॉइल्स के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कराना थ्रू रूट हेयर्स और फिर रूट्स के जाइलम में पानी का आना, और इसी तरीके से जो स्टेम का जाइलम है उसमें पानी का आना, और इसी तरह ऊपर चढ़ते चढ़ते जो लीफ है यहाँ पर इस स्टेम से जो अटैच हैं पिट्यूल के ज़रिए से, तो यहाँ पिट्यूल के जाइलम में पानी का आना, और फिर मिडरिब जो कि सेंट्रल में जो वेन है, बड़ा वेन है लीफ के अंदर, उसमें पानी का आ जाना, और फिर इस मिडरिब के जाइलम से इसी तरह फैल जाना लीफ के अंदर, ये जाइलम टिश्यू का काम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से इन चीज़ों को, सॉइल से इन चीज़ों को यहाँ तक का जो एरियल पार्ट्स हैं, जो शूट एपेक्स हैं, उस तक चीज़ों को पहुंचाने का काम जो है ये जाइलम टिश्यू का है। यहाँ लीफ के अंदर जो मोस्टली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें भी जाइलम को अगर देखें तो जाइलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल के अंदर आप जब देखते हैं तो वाटर एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप इस वाटर को हटा लें कि वाटर अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर रॉ मटेरियल पूरे नहीं है। तो ये पानी उधर लीफ तक कौन पहुँचा रहा है? तो ये जाइलम पहुँचा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में भी इनडायरेक्टली जाइलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करे, उसको एक ख़ास मैकेनिज्म के तहत, एक ख़ास पाथवे के तहत जो लीव्स हैं उस तक पहुंचाए, और फिर वहाँ पर एक प्रोसेस हो जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, कि जिसमें ग्रीन प्लांट अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनाते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो ये भी जो वाटर की ट्रांसडक्शन है, इसमें जाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी वजह से जाइलम इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है।
जाइलम सेल्स आर एक्चुअली एम्प्टी ट्यूब्स। ये एम्प्टी ट्यूब्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पर मुश्तमिल होते हैं और बीच में से ये खाली होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह एक खालो एक बिल्कुल खाली जो है ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल होते हैं। There are cell wall which are open on the top and on the bottom which are rarely fit together just like water pipes used in irrigation। ये क्या होते हैं, ये जो सेल वॉल होते हैं जो कि मोस्टली ये सेल वॉल ही पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये बॉटम में से भी खाली होते हैं और यहाँ ऊपर से भी खाली होते हैं, यानी यहाँ से चीज़ें जो है वो गुजरते हैं जो कि मोस्टली वाटर होता है। और ये जस्ट लाइक जो हम इरिगेशन पर्पस के लिए पाइप्स लगाते हैं, जैसे ये एक पाइप है, इसके ऊपर दूसरा और इस पर इसके बाद तीसरा चौथा, इसी तरह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं इरिगेशन सिस्टम में जो मोस्टली पाइप यूज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो हम पाइप यूज करते हैं, तो इसी के तहत इस तरह ये जो जाइलम्स होते हैं ये एक दूसरे के अंदर इस तरह फिट हो जाते हैं और इस तरीके से वाटर की कंडक्शन जो है वो होती है। These cells are empty, ये empty है, यहाँ पर आपको बीच में कुछ भी नजर नहीं आएगा। They are dead, ये जो है ये डेड भी है, यहाँ पर आपको जिंदा सेल्स जाइलम के अंदर नजर नहीं आएंगे बल्कि ये डेड सेल होंगे। Xylem cells in order to function have to be hollow tubes। अगर जाइलम ने काम करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये जाहिरी बात है कि बीच में से ये खाली होगा। अगर बीच में ये खाली है तो जाहिरी बात है फिर इसके अंदर कुछ चीज़ों जो है वो अलाउ होगी कि वो ऊपर जा सके। तो अगर ये यहाँ से भी बंद हो और यहाँ से भी बंद हो तो फिर किस तरह पानी उसके अंदर जाएगी। तो यहाँ ये हॉलो ट्यूब्स हैं इन ऑर्डर टू लेट द वाटर टू फ्लो। अगर ये वाटर को इजाज़त दे सकता है कि वो उनसे गुजर सके, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि ये बॉटम में से भी बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल ओपन हो, और जो टॉप है यहाँ से भी ये बिल्कुल ओपन हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह स्पेसेस हैं, तो इसके अंदर जो है खाली स्पेसेस में से पानी गुजरता है और ऊपर इस तरीके से चला जाता है।